नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में या मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार से हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन था इसके बारे में हमने जब मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को पढ़ना शुरू किया उस समय इस टॉपिक को पढ़ लिया है, लेकिन रिवीजन के तौर पर हम आज पुनः इसको देखेंगे किस प्रकार से मध्य प्रदेश का गठन या मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। शुरुआत करेंगे हम 15 अगस्त 1947 से, जब भारत को आजादी मिली या भारत आजाद हुआ। तो स्वतंत्रता के समय की अगर हम बात करें तो भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जिस प्रकार के राज्य आज हम देखते हैं इस प्रकार का कोई भी राज्य 15 अगस्त 1947 तक नहीं था। अर्थात आजादी के समय तक भारत में कोई भी ऐसा राज्य नहीं था जिस प्रकार के राज्य आज हम देखते हैं। तो इसके स्थान पर क्या था और ये राज्य किस प्रकार से बने उसके बारे में जानेंगे। बात करते हैं 15 अगस्त 1947 की, अर्थात 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ, हम आजाद हुए। तो 15 अगस्त 1947 जब हमें स्वतंत्रता मिली, जब भारत आजाद हुआ, उस समय अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में 3 प्रकार की प्रशासनिक इकाइयां थी। एक थे ब्रिटिश प्रांत, दूसरी इकाई थी देशी रियासतें और तीसरा था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। ब्रिटिश प्रांत जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से शासन था वह क्षेत्र था ब्रिटिश प्रांत। क्योंकि यहां पर अंग्रेजों का शासन रहा तो अंग्रेजों का जहां पर डायरेक्ट शासन रहा उसे कहा गया ब्रिटिश प्रांत। उसके पश्चात थी देशी रियासतें। देशी रियासतों की अगर हम बात करें तो जहां पर अंग्रेजों की अपेक्षा राजा शासन करता था, लेकिन उस समय राजा अंग्रेजों की सलाह पर कार्य करता था, वे क्षेत्र थी यहां पर देशी रियासतें। लगभग 565 से अधिक यहां पर देशी रियासतें थी। और तीसरा था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र या मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र। तो आजादी के समय ये 3 प्रमुख प्रशासनिक इकाइयां थी, ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासतें और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। तो जब हम आजाद हुए तो आजादी के समय यहां पर संविधान का निर्माण किया जा रहा था और संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण हो रहा था। वहीं दूसरी ओर सबसे प्रमुख जो चुनौती थी वह ये थी कि ये जो तीनों प्रशासनिक इकाई है इन्हें किसी न किसी तरीके से यहां पर राज्य में परिवर्तित किया जाए, अर्थात इन रियासतों का यहां पर एकीकरण किया जाए। वहीं 1947 या 1947 के पहले से ही भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के मांग की यहां पर बात चल रही थी, आंदोलन चल रहे थे। तो इन तीनों परिस्थिति में क्या क्या चीजें हुई। तो संविधान सभा द्वारा यहां पर संविधान का निर्माण चल रहा था और जो ये रियासतें थी इन रियासतों को एकीकृत करने का कार्य किया था उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। सरदार पटेल ने यहां पर सभी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये जो रियासतें थी इन रियासतों को मिलाकर यहां पर 4 श्रेणियों में 4 प्रकार के राज्य बनाए गए। 4 प्रकार के राज्य कौन से बनाए गए। एक तो पार्ट ए श्रेणी के राज्य, पार्ट बी श्रेणी के राज्य, पार्ट सी श्रेणी के राज्य और पार्ट डी श्रेणी के राज्य। ये 4 प्रकार के राज्य बनाए गए, पार्ट ए, बी, सी और डी। इस प्रकार से पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी 4 प्रकार की श्रेणियों के राज्य बनाए गए। अब इन 4 श्रेणियों में कौन सी रियासत या कौन से प्रांत को रखना है इसके लिए भी यहां पर विभाजन किया गया। तो जो पार्ट ए श्रेणी के राज्य थे इन पार्ट ए श्रेणी के राज्यों में यहां पर ब्रिटिश प्रांत को रखा गया। दूसरा था पार्ट बी श्रेणी के राज्य। पार्ट बी श्रेणी के राज्यों में यहां पर देशी रियासतों को रखा गया। लगभग 565 से अधिक देशी रियासतें थी। तो जो रियासतें थी इन रियासतों में कुछ बड़ी रियासतें भी थी और कुछ छोटी रियासतें भी थी। बड़ी रियासतों को रखा गया पार्ट बी श्रेणी में और छोटी रियासतों को रखा गया पार्ट सी श्रेणी में। इसके साथ ही छोटी रियासतों के साथ ही यहां पर चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को भी पार्ट सी श्रेणी में रखा गया। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट डी श्रेणी में किसको रखा गया, क्योंकि यहां पर ब्रिटिश प्रांत भी हो गए, देशी रियासतें भी हो गई और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र भी हो गया। तो पार्ट डी श्रेणी में एकमात्र क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया। इस प्रकार से पार्ट ए में ब्रिटिश प्रांत, पार्ट बी में देशी रियासतें अर्थात बड़ी रियासतें, पार्ट सी में छोटी रियासतें व चीफ कमिश्नरी क्षेत्र व पार्ट डी में रखा गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अब जो ये 4 श्रेणी के राज्य थे इन 4 श्रेणियों के राज्य में यहाँ के जो मुख्य रहेंगे वे कौन रहेंगे। तो पार्ट ए जो श्रेणी थी, पार्ट ए श्रेणी के राज्य के जो मुख्य कहलाते थे वे रहते थे यहाँ पर राज्यपाल। पार्ट बी व पार्ट सी श्रेणी में मुख्य रहते थे राज प्रमुख
और पार्ट डी श्रेणी जैसा कि आप सभी जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस श्रेणी में इस क्षेत्र को रखा गया था। तो इस प्रकार से 565 से अधिक रियासतों को मिलाकर, इन क्षेत्रों को मिलाकर 4 प्रकार की श्रेणियों में यहां पर राज्य बनाए गए। जब यहां पर 4 प्रकार की श्रेणियों में राज्य बना दिए गए तो हमने देखा 1947 या उससे पूर्व ही यहां पर भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठ रही थी और भाषा के आधार पर यहां पर राज्यों की श्रेणियां नहीं बनाई गई। परिणाम स्वरूप यहां पर आंदोलन होना प्रारंभ हुआ। जब आंदोलन होना प्रारंभ हुआ तो यहां पर एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग का कार्य था कि आपको बतलाना है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है अथवा नहीं, इस बारे में आयोग को बतलाना था। तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को लेकर यहां पर एक आयोग बना जिसका नाम था धर आयोग। 1948 में इस आयोग का गठन हुआ। एस के धर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इस आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता। अगर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होता है तो इससे देश की एकता व अखंडता को खतरा हो सकता है, साथ ही यहां पर प्रशासनिक असुविधा भी रहेगी। जब धर आयोग द्वारा यहां पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो जो आंदोलनकर्ता द्वारा यहां पर आंदोलन को निरंतर रखा गया। परिणाम स्वरूप इस आयोग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता, इसकी जांच हेतु एक समिति का गठन किया गया जिसे कहा गया जेवीपी समिति। ये 3 सदस्यीय समिति थी। जैसे यहां पर जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया, इन 3 सदस्यीय समिति का यहां पर गठन किया गया। दिसंबर 1948 में यह समिति बनी और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की अप्रैल 1949 में। 1949 में जेवीपी समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उसमें भी कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता। जब दोनों आयोग व समिति द्वारा यहां पर भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया गया, तो परिणाम स्वरूप यहां पर मद्रास क्षेत्र के तेलुगु भाषियों में उनके एक नेता थे पोटी श्री रामुलु के 58 दिन के आमरण अनशन के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है और जैसे ही उनकी मृत्यु होती है यहां पर आंदोलन तीव्र हो जाता है। परिणाम स्वरूप 1 अक्टूबर 1953 को यहां पर भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन करना पड़ता है और भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बनता है आंध्र प्रदेश। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना, तो पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। कब बना? 1 अक्टूबर 1953 को। तो यहां पर 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बनता है। जैसे ही भाषा के आधार पर पहला राज्य यहां पर बनाया जाता है तो भारत के अन्य क्षेत्रों में जहां जहां भाषा के आधार पर राज्यों की मांग की यहां पर या कहें राज्यों के गठन की मांग उठ रही थी, वहां पर आंदोलनकर्मी या आंदोलनकर्ता आंदोलन को तीव्र कर देते हैं। परिणाम स्वरूप यहां पर एक आयोग का पुनः गठन होता है जिसका नाम होता है राज्य पुनर्गठन आयोग। जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में या जस्टिस फजल अली के नेतृत्व में यहां पर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। 29 दिसंबर 1953 को इस आयोग का गठन हुआ। इसे फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा गया। इसमें 2 अन्य सदस्य भी थे, हृदयनाथ कुंजरू व के.एम. पणिकर। इस आयोग का कार्य था यहां पर राज्यों का पुनर्गठन करना। तो यहां पर इस आयोग ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की और सिफारिश में कहा गया कि 4 श्रेणी के जो राज्य हैं, हमने देखा था पार्ट ए, पार्ट बी व पार्ट सी, इसके साथ ही पार्ट डी, ये 4 श्रेणी के राज्य बनाए गए थे। इन 4 श्रेणी के राज्यों को समाप्त किया जाए। दूसरी इन्होंने कहा कि हमने देखा पार्ट बी व पार्ट सी श्रेणी में यहां पर राज प्रमुख का पद था, इस राज प्रमुख के पद को भी यहां पर समाप्त किया जाए। तो 4 श्रेणी के राज्यों को भी समाप्त किया गया, राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया और 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का यहां पर गठन किया जाए। ये जो सिफारिशें प्रस्तुत की, ये सिफारिशें राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई
और इस प्रकार से 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर यहां पर इन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। उसी 1 नवंबर 1956 को इन जो राज्यों का गठन हुआ, इन राज्यों में एक राज्य हमारा मध्य प्रदेश भी था। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का गठन यहां पर होता है। तो ये थी राज्यों के पुनर्गठन को लेकर भारत के संदर्भ में बात। तो अब आते हैं हम मध्य प्रदेश में कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। इसके लिए हमने समझा कि किस प्रकार से यहां पर रियासत थी, इन रियासतों का कैसे एकीकरण हुआ, एकीकरण के पश्चात किस प्रारूप में यहां पर राज्यों का पुनर्गठन या गठन हुआ। तो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर यहां पर राज्यों का गठन होता है और उसी में एक राज्य हमारा मध्य प्रदेश भी होता है। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का गठन होता है। इसे हम मध्य पर्व या मध्य प्रदेश दिवस के रूप में भी जानते हैं या मनाते हैं। अब जो स्थिति जिस प्रकार के यहां पर ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासतें व चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, 1956 को यहां पर राज्यों का गठन होता है। लेकिन 1956 से पहले अर्थात 1947 से 1956 तक यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी थी। ये 4 श्रेणी के राज्य मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलते हैं। तो उन 4 श्रेणी के राज्यों को हम यहां पर मैप द्वारा देखने के कोशिश करते हैं। तो देखिए 1947 से 1956 तक यह है मध्य प्रदेश की स्थिति। इसको आप देखिए, ये वाला जो क्षेत्र था यहां पर मैंने लिखा हुआ है पार्ट ए व सेंट्रल प्रोविंस। इसे सेंट्रल प्रोविंस या सीपी बरार के नाम से भी जाना जाता है। इधर वाला जो क्षेत्र है यह था मध्य भारत, ये वाला क्षेत्र है विंध्य प्रदेश और ये वाला था उस समय भोपाल राज्य। तो ठीक इसी प्रकार से 47 से लेकर 56 तक, 1947 से 1956 तक हमारे मध्य प्रदेश की भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। तो हमने अभी देखा था कि पार्ट ए में शामिल किया गया था ब्रिटिश प्रांत को, और मध्य प्रदेश के संदर्भ में उस समय सेंट्रल प्रोविंस, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सेंट्रल प्रोविंस को यहां पर उस समय ब्रिटिश प्रांत था, तो ब्रिटिश प्रांत को, सेंट्रल प्रोविंस को शामिल किया गया पार्ट ए में। दूसरी थी देशी रियासतें, तो हमने देखा बड़ी रियासतों को शामिल किया गया था पार्ट बी में और छोटी रियासतों को शामिल किया गया था पार्ट सी में। तो यहां पर जो बड़ी रियासतें थी, इस क्षेत्र में मुख्यतः बड़ी रियासतें थी, तो यहां पर मध्य भारत क्षेत्र इसे कहा जाता था, इस वाले क्षेत्र को, जहां पर मैंने यहां पर प्लस से इसे दर्शाया हुआ है। तो इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र को पार्ट बी में शामिल किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट सी की। तो पार्ट सी में यहां पर छोटी रियासतों को शामिल किया गया था। तो छोटी रियासतें यहां पर भोपाल राज्य उस समय था, यहां पर विंध्य प्रदेश, इन छोटी रियासतों को शामिल किया गया पार्ट सी में। तो 1947 से 1956 तक ये थी मध्य प्रदेश की स्थिति। अब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी को हम एक बार देखते हैं। तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र था ये था पार्ट ए। इस पार्ट ए को कहा जाता था सेंट्रल प्रोविंस या सीपी, अर्थात सेंट्रल प्रोविंस। 2 नवंबर 1861 को इसका गठन हुआ था और इसका जो गठन हुआ था यह हुआ था केंद्रीय प्रांत के रूप में। 1921 को यह वाला जो क्षेत्र था ये राज्यपाल प्रांत घोषित होता है। इसके साथ ही ये उस समय चीफ कमिश्नरी क्षेत्र भी था, तो यहाँ का जो मुख्य था वह यहाँ पर कमिश्नर होता था। तो सेंट्रल प्रोविंस 1921 में राज्यपाल प्रांत घोषित होता है और 1936 में 1936 में यहां पर हैदराबाद से एक रियासत मिलाई जाती है जिसका नाम था बरार। परिणाम स्वरूप सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार इसका नाम हो जाता है जब 1936 में यहां पर बरार रियासत को मिलाया जाता है। तो पार्ट ए की अगर हम बात करें तो सेंट्रल प्रोविंस 2 नवंबर 1861 को केंद्रीय प्रांत के रूप में गठित हुआ। 1921 में इसे राज्यपाल प्रांत घोषित किया गया। 1936 में इसमें बरार क्षेत्र मिलाया गया और इसका नाम हो जाता है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इसके साथ ही ये जो क्षेत्र था इसकी राजधानी बनाई जाती है नागपुर, और मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व प्रदेश की जो राजधानी मानी जाती थी वह नागपुर ही मानी जाती थी। तो याद रखिएगा प्रदेश के गठन के पूर्व मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो वह थी नागपुर। और नागपुर किसकी राजधानी थी, तो पार्ट ए की भी यही राजधानी थी। इसके साथ ही यहाँ की जो राज्यपाल बनते हैं वे बनते हैं ई राघवेंद्र राव। जैसा कि हमने देखा था पार्ट ए में यहाँ पर जो प्रमुख कहलाते थे वे रहते थे यहाँ पर राज्यपाल,
तो यहाँ के राज्यपाल थे ई राघवेंद्र राव। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री बनते हैं, पार्ट ए के मुख्यमंत्री बनते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। तो महत्वपूर्ण बातें हमें क्या क्या ध्यान रखना है। पार्ट ए की राजधानी थी नागपुर, यहाँ के राज्यपाल थे ई राघवेंद्र राव, मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। 1921 में यह राज्यपाल प्रांत घोषित हुआ। 1936 में यहां पर बरार मिलाया गया और इसका नाम हो गया सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इसे इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि यह 1947 से 1956 तक की स्थिति है। इसके पश्चात पहुंचते हैं पार्ट बी पर। तो ये वाला जो क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र था पार्ट बी। इस वाले क्षेत्र को मध्य भारत के नाम से जाना जाता था और 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश को मध्य भारत के नाम से ही जाना जाता था। तो पार्ट बी की अगर हम बात करें तो 22 अप्रैल 1948 को 25 रियासतों को मिलाकर यहां पर पार्ट बी का गठन किया गया, अर्थात मध्य भारत का यहां पर गठन किया गया। यह जो क्षेत्र था इसकी दो राजधानी थी, एक थी इंदौर और दूसरी राजधानी थी ग्वालियर, अर्थात 6 माह यहां की राजधानी इंदौर होती थी और 6 माह ग्वालियर। जैसे कि हमने देखा था कि जो देशी रियासतें थी, इन देशी रियासतों को पार्ट बी में शामिल किया गया था और पार्ट बी के जो प्रमुख रहते थे उन्हें कहते थे राज प्रमुख। तो परिणाम स्वरूप यहां के जो प्रमुख रहेंगे वे रहेंगे राज प्रमुख। राज प्रमुख थे यहाँ के लीलाधर जोशी, या इनका नाम लीलाधर सेठ भी मिलता है। तो पार्ट बी मध्य भारत इसमें शामिल था। इसकी राजधानी इंदौर व ग्वालियर थी। 22 अप्रैल 1948 को 25 रियासतों को मिलाकर इसका गठन किया गया। यहां के राज प्रमुख थे लीलाधर जोशी। इसके पश्चात पहुंचते हैं भोपाल रियासत, या कहें भोपाल, जो कि एक पृथक स्टेट था उस समय, और विंध्य प्रदेश की ओर। तो पार्ट सी में भोपाल स्टेट व विंध्य प्रदेश को शामिल किया गया। पार्ट सी में थे भोपाल व विंध्य प्रदेश। अगर विंध्य प्रदेश की बात करें तो विंध्य प्रदेश की जो राजधानी थी वह राजधानी थी रीवा, अर्थात विंध्य प्रदेश की राजधानी बनाई गई रीवा। साथ ही बुंदेलखंड व बघेलखंड की 38 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का निर्माण किया गया और यहां के जो राज प्रमुख बने वे बने महाराजा मार्तंड सिंह देव। पार्ट सी जो स्टेट था, पार्ट सी स्टेट में भी यहां पर राज प्रमुख का पद होता था। तो यहां पर जो राज प्रमुख थे वे थे महाराजा मार्तंड सिंह देव और यहां के मुख्यमंत्री बनते हैं पंडित शंभुनाथ शुक्ल। आगे की ओर अगर हम भोपाल राज्य की बात करें तो उस समय भोपाल एक पृथक स्टेट के रूप में था। तो भोपाल का जो विलय भारतीय संघ में हुआ वह हुआ 1 जून 1949 को। 1949 को भोपाल का विलय भारतीय संघ में हुआ और यहां के जो प्रमुख थे, यहां के प्रमुख थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इस प्रकार से यहां पर 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश की स्थिति थी। एक बार और इसे देखिए। पार्ट ए में था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, इसकी राजधानी थी नागपुर। पार्ट बी में था मध्य भारत, इसकी राजधानी थी, दो राजधानी थी इंदौर और ग्वालियर। पार्ट सी में था भोपाल स्टेट व विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश की राजधानी थी रीवा, जबकि भोपाल स्टेट की राजधानी भोपाल ही थी। अब इसके पश्चात 1956 में जैसा कि हमने देखा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है 29 दिसंबर 53 को और 1956 में यहां पर राज्यों का गठन होता है। और राज्यों का गठन कैसे होता है, यहां पर 4 श्रेणी के राज्य समाप्त कर दिए जाते हैं। तो ठीक ऐसे ही यहां पर जो ये श्रेणियां थी, पार्ट ए, पार्ट बी व पार्ट सी श्रेणी के राज्य, इन पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी श्रेणी के राज्य 1956 में समाप्त होते हैं। तो जब इनको समाप्त किया जाता है तो मध्य प्रदेश में इन क्षेत्रों में से कौन कौन सा क्षेत्र शामिल किया जाता है उसको अब हम देखते हैं। तो हमने देखा कि यहां पर ए, बी व सी जो श्रेणी के राज्य थे, इन राज्यों को समाप्त कर यहां पर 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश की गठन की बात की गई थी। तो ठीक ऐसे ही यहां पर मध्य प्रदेश भी इन 4 प्रकार की श्रेणियों के राज्यों में विभाजित था। तो यहां पर मध्य प्रदेश का गठन भी इन श्रेणियों को समाप्त कर या इनमें कुछ परिवर्तित या परिवर्तन कर इसका गठन किया गया। तो हमने देखा था यहां पर ये वाला जो क्षेत्र था पार्ट ए, ये वाला क्षेत्र था पार्ट बी और यहां पर था पार्ट सी। तो इनमें कुछ परिवर्तन हुए और इन श्रेणियों को मिलाकर या कहें इन स्टेट को मिलाकर पार्ट ए, पार्ट बी व पार्ट सी श्रेणी के राज्यों को मिलाकर यहां पर मध्य प्रदेश का गठन हुआ और मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। अब देखिए इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ, एक बार हम उसको देखते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था ये वाला जो क्षेत्र था ये था हमारा पार्ट ए स्टेट, यहां पर था पूरा पार्ट ए।
तो ये वाला क्षेत्र था हमारा पार्ट ए स्टेट। इस पार्ट ए स्टेट में जो ये वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में थे 8 जिले। 8 जिले कौन से? बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, चांदा, नागपुर और भंडारा। ये 8 जिले तात्कालिक मुंबई राज्य, उस समय जो वर्तमान में हम महाराष्ट्र राज्य को जानते हैं, उस समय ये मुंबई राज्य था। तो मुंबई राज्य को ये 8 जिले दे दिए और इन 8 जिलों को मिलाकर इस क्षेत्र को कहा जाता था विदर्भ, अर्थात विदर्भ वाला जो क्षेत्र था ये मुंबई राज्य को दे दिया। तो यहां पर जो शेष बचा हुआ भाग है, इस शेष बचे हुए भाग को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। 1956 में जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तो इस शेष भाग को यहां पर मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। इसके पश्चात हमने देखा था यहां पर था पार्ट बी। इस पार्ट बी में क्या परिवर्तन हुआ? तो पार्ट बी में यहां पर है मंदसौर जिला। इस मंदसौर जिले में एक तहसील है भानपुरा तहसील। इस मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का एक गांव है सुनेल टप्पा। ये यहां पर लिखा हुआ है सुनेल टप्पा। इस सुनेल टप्पा को दे दिया राजस्थान राज्य को। राजस्थान राज्य को यहां पर सुनेल टप्पा को दे दिया और शेष जो भाग बचा हुआ था पार्ट बी का, इस पार्ट बी को मिला लिया गया मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राजस्थान में एक जिला है कोटा। इस कोटा जिले की एक तहसील थी जिसका नाम है सिरोंज। इस सिरोंज तहसील को राजस्थान के कोटा जिले से मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिला लिया गया और जो शेष भाग था अर्थात पार्ट बी था, इसका पूर्ण विलय कर लिया यहां पर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट यहां पर हमने देखा था पार्ट सी और यहां पर भी पार्ट सी अर्थात भोपाल राज्य और विंध्य प्रदेश। तो भोपाल व विंध्य प्रदेश का यहां पर इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया और पूर्ण रूप से इसको यहां पर मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में मिला लिया गया। तो पार्ट ए में क्या क्या परिवर्तन हुआ? 8 जिले जो विदर्भ के थे वे दे दिए मुंबई राज्य को। शेष जो क्षेत्र बचा हुआ था वह यहां पर मध्य प्रदेश में मिला लिया गया, अर्थात ये वाला जो क्षेत्र था ये दे दिया मुंबई राज्य को। और इस प्रकार से यहां पर जो मध्य प्रदेश की अवस्थिति देखने को मिली या मानचित्र देखने को मिला, तो 1956 में मध्य प्रदेश की कुछ इस प्रकार से स्थिति थी। अगर हम इसे इधर मैप की ओर देखें तो कुछ इस प्रकार से इसकी स्थिति देखने को मिलती है। देखिए 1956 में मध्य प्रदेश की इस प्रकार की स्थिति यहां पर रहती है। तो जब 1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है और इस प्रकार से पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी श्रेणी को मिलाकर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया जाता है, तो उस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले होते हैं, 8 संभाग होते हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी बनाई जाती है भोपाल, अर्थात इस समय मध्य प्रदेश की राजधानी बनती है भोपाल। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई अर्थात 1956 में, उस समय मध्य प्रदेश में भोपाल जिला नहीं था, अर्थात भोपाल सीहोर जिले की एक तहसील था। 1956 में ये भोपाल जिला नहीं था। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश की यह स्थिति देखने को मिलती है 1956 में। 43 जिले, 8 संभाग व राजधानी भोपाल। वहीं यहाँ के प्रथम सीएम बनते हैं अर्थात प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, राज्यपाल बी पट्टाभी सीतारमैया। और उस समय 1956 में मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल रहता है वह रहता है 443,446 वर्ग किलोमीटर। और इस प्रकार यहाँ पर जिलों का गठन होता है और जिलों के गठन के साथ ही 2000 में यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य पृथक होता है मध्य प्रदेश से और मध्य प्रदेश की कुछ अवस्थिति यहाँ पर चेंज होती है, उसको अब हम देखते हैं। तो इस प्रकार से 1 नवंबर 1956 तक यहाँ पर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है। अब देखिए इसके पश्चात यहाँ पर जिलों का भी गठन होता है और जिलों का गठन किस किस प्रकार से किस किस सन में होता है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले 1972 में 26 जनवरी 1972 को यहाँ पर 2 जिले बनते हैं। अभी तक हमने देखा था जिलों की जो संख्या थी वह थी 43, अर्थात मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ उस समय जिलों की संख्या थी 43 या 43। 26 जनवरी 1972 को यहाँ पर 2 जिले बनते हैं, पहला भोपाल, दूसरा राजनांदगांव। भोपाल सीहोर जिले से पृथक होकर बनता है जबकि राजनांदगांव दुर्ग से पृथक होकर बनता है। तो यहां पर 26 जनवरी 1972 को 2 जिले बनते हैं, भोपाल व राजनांदगांव। नेक्स्ट बात करते हैं 25 मई 1998 को BR दवे जिला पुनर्गठन समिति की अनुशंसा पर 1983 में इसकी अनुशंसा की जाती है
और 25 मई 1998 को यहां पर 10 जिलों का गठन किया जाता है। इन 10 जिलों में से 6 जिले वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में हैं, जबकि 4 जिले मध्य प्रदेश के हिस्से में रहते हैं। वे 4 जिले कौन से बनते हैं? बड़वानी खरगोन से पृथक होकर बनता है बड़वानी, श्योपुर मुरैना से पृथक होकर बनता है श्योपुर, कटनी जबलपुर से पृथक होकर बनता है कटनी, डिंडोरी मंडला से पृथक होकर बनता है डिंडोरी। तो यहां पर 43 जिले थे, 2 जिले बनते हैं 72 में, तो जिलों की संख्या हो जाती है यहां पर 45। इसके साथ ही 10 जिले बनते हैं यहां पर 25 मई 1998 को, तो यहां पर 10 जिले और ऐड करते हैं तो जिलों की संख्या हो जाती है 55। इसके पश्चात जुलाई 1998 में ही 6 जुलाई 1998 को 3 जिले जो कि मध्य प्रदेश में आते हैं और 3 जिले छत्तीसगढ़ राज्य में, इस प्रकार से 6 जिलों का गठन होता है। इन 6 जिलों में से 3 जिले मध्य प्रदेश में हैं, पहला नीमच, दूसरा उमरिया और तीसरा हरदा। नीमच मंदसौर से पृथक होकर बनता है, जबकि उमरिया शहडोल से व हरदा होशंगाबाद से। तो इन 6 जिलों में से 3 जिले मध्य प्रदेश में, नीमच, उमरिया व हरदा, व 3 जिले वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो यहां पर 6 जिले और बनते हैं, और अगर 6 जिलों को और ऐड किया जाता है तो यहां पर जुलाई 1998 तक, जुलाई 1998 में 6 जिलों का और गठन होता है, तो जुलाई 1998 तक यहां पर जो जिलों की संख्या हो जाती है वे रहती है 61। 61 जिले जुलाई 1998 तक मध्य प्रदेश में बनते हैं। और यहां पर जब हमने देखा था संभाग 8 थे, तो संभाग का भी गठन होता जाता है और संभाग की संख्या हो जाती है 12। इसके पश्चात आप सभी जानते हैं 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य पृथक होता है, और मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ राज्य पृथक होता है तो यह भारत का 26वां राज्य बनता है, और 12 संभाग में से 3 संभाग चले जाते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में, तो मध्य प्रदेश में बचते हैं 9 संभाग। 61 जिले टोटल जुलाई 1998 तक होते हैं। इन 61 जिलों में से 16 जिले चले जाते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में, तो मध्य प्रदेश राज्य में बचते हैं 45 जिले। इस प्रकार से 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य जब पृथक होता है तो मध्य प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या होती है 45 और संभाग रहते हैं 9। इसके पश्चात 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में 3 नए जिलों का गठन होता है, अनूपपुर, अशोकनगर व बुरहानपुर। शहडोल जिले से पृथक होकर बनता है अनूपपुर, गुना जिले से पृथक होकर बनता है अशोकनगर व खंडवा जिले से पृथक होकर बनता है बुरहानपुर। तो यहाँ पर 45 जिले थे। 45 जिलों के पश्चात 3 जिले जब 15 अगस्त 2003 को बनते हैं तो जिलों की संख्या हो जाती है 48। इसके पश्चात 15 अगस्त 2003 के पश्चात मई 2008 में 2 जिलों का गठन होता है, अलीराजपुर व सिंगरौली। झाबुआ जिले से पृथक होकर 17 मई 2008 को अलीराजपुर जिला बनता है, जबकि 24 मई 2008 को सिंगरौली जिला बनता है। यहां पर आपको मई 2008 के स्थान पर डेट जरूर ध्यान रखिएगा। 17 मई को बनता है अलीराजपुर, 24 मई को बनता है यहां पर सिंगरौली जिला। तो इस प्रकार से 48 जिले में 2 जिले और ऐड करते हैं, तो मई 2008 तक मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो जाती है 50 या 50। 16 अगस्त 2013 को एक नए जिले का गठन होता है जिसका नाम था आगरमालवा। शाजापुर जिले से पृथक होकर आगरमालवा का गठन होता है, और मध्य प्रदेश में 2013 में जिलों की संख्या हो जाती है 51 या 51। 2018 में 1 अक्टूबर 2018 को एक नए जिले का गठन होता है जिसका नाम है निवाड़ी। टीकमगढ़ जिले से पृथक होकर निवाड़ी जिला बनता है, और मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो जाती है 52। इस प्रकार से वर्तमान में मध्य प्रदेश में टोटल जिले हैं 52। 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य पृथक होता है, तो छत्तीसगढ़ राज्य जब तक मध्य प्रदेश में था तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था 443,446 वर्ग किलोमीटर था। छत्तीसगढ़ राज्य के पृथक के पश्चात मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल रहता है 308,252 वर्ग किलोमीटर। वही हमने देखा जब छत्तीसगढ़ राज्य पृथक होता है तो मध्य प्रदेश में 9 संभाग बचते हैं। 14 जून 2008 को मध्य प्रदेश में एक नए संभाग का गठन होता है जिसका नाम था शहडोल संभाग, और मध्य प्रदेश में टोटल संभागों की संख्या हो जाती है 10। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग व 52 जिले हैं। 2 जिले नागदा व बागली प्रस्तावित हैं, वहीं एक संभाग छिंदवाड़ा प्रस्तावित है। तो साथियों, ये होता है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।